तो हिजबुल्लाह के नए चीफ को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इजराइल की तरफ से लगातार बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर हाशिम सैफुद्दीन भी ढेर हो गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस तरह से हिजबुल्लाह को मिला ये एक और बड़ा जख्म, ये एक और बड़ा झटका। नसरुल्लाह की मौत के बाद ये नया चीफ बनाया गया था। सैफुद्दीन बागडोर संभाल रहा था, कैसे आगे बढ़ना है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन अब ये जानकारी, ये बड़ी खबर, इजराइल को ये एक और बड़ी कामयाबी, सैफुद्दीन को भी मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह के नए चीफ का भी खात्मा कर दिया गया है। इस हमले से हिजबुल्लाह का संचार भवन भी ध्वस्त हो गया। हमले में सलाहकार महमूद अनीसी नाम बताया जा रहा है, ये सलाहकार था, उसकी भी जान चली गई है, उसका भी खात्मा हो गया। इजरायली मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। और आखिरकार ये हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन था कौन, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पहले बता देते हैं, जिसका खात्मा इजराइल ने कर दिया है। दरअसल हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई सैफुद्दीन, हसन नसरुल्लाह की तरह मौलवी, प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी था, हिजबुल्लाह का वरिष्ठ अधिकारी था। 2017 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित किया था, आतंकी का टैग इसे दिया गया था और हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को इसने अच्छे तरीके से संभाला। इस तरह से लगातार ये प्रमोशन पाता गया, जिहाद काउंसिल का चेयरमैन इसे बनाया गया। खुद को पैगंबर का वंशज बताया करता था। कासिम सुलेमानी की बेटी का ये ससुर भी है, महमूद अनीसी भी ढेर कर दिया गया। वो मिसाइल प्रोजेक्ट चीफ था और साथ ही अब सैफुद्दीन का भी खात्मा कर दिया गया है। हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। खुद को पैगंबर का वंशज बता रहा था और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद बागडोर इसी ने संभाली थी हिजबुल्लाह की। ये नया चीफ बनाया गया था और बेरूत में आईडीएफ के हमले में इजराइल ने सैफुद्दीन को भी मौत के घाट उतार दिया है, इसका भी खात्मा कर दिया है। और इस हमले में हिजबुल्लाह का जो संचार भवन था, जहां से सारी चीजें कम्युनिकेट होती थी, वो भी ध्वस्त हो गया है, वो भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। साथ ही साथ सलाहकार जो था, सलाहकार होने के साथ साथ महमूद अनीसी मिसाइल प्रोजेक्ट का चीफ भी था, वो भी ढेर हो गया है। इस तरह से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और जैसा कि पहले ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो भी चीफ बनेगा, हिजबुल्लाह की बागडोर जिसके भी हाथों में आएगी, वो होगा इजराइल के अगले निशाने पर। और ऐसा ही हुआ। हसन नसरुल्लाह के बाद हाशिम सैफुद्दीन को बनाया गया था हिजबुल्लाह का चीफ और उसे भी खत्म कर दिया गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अली शाह साहब, अब ये कितनी बड़ी कामयाबी इजराइल के लिए मानी जाए? नया चीफ बना था सैफुद्दीन, हाशिम सैफुद्दीन का भी खात्मा कर दिया गया, क्या माने? यानी कि पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में जो सामने आएगा खात्मा हो जाएगा इजराइल की तरफ से दो टूक। जी, इजराइल अभी बहुत एग्रेसिव मोड में है। इजराइल ने देखिए बारी बारी से चुन चुन के लिया। पहले उन्होंने बोला कि 7 अक्टूबर को बोला कि हम हमास का खात्मा करेंगे, वो खाक मिला देंगे, हमास के पीछे पड़े। और उसके बाद फिर हिजबुल्लाह के लेबनान में तो अपने टैंक, उन्होंने पूरी टैंक का आर्मर्ड कोर का ब्रिगेड पूरा तैनात कर दिया वहां पे उनके बॉर्डर में। ऐसा सुना भी जा रहा था कि वो लेबनान के अंदर घुस भी चुके हैं। तो हमास के चीफ का खात्मा किया, फिर हमास की लीडरशिप का खात्मा किया, इन्होंने सीधा ऊपर से आए। तो जाहिर सी बात है कि देखिए हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इजराइल जो मुल्क है ये साउथ लेवेंट रीजन में पड़ता है, वेस्ट एशिया के। इसके बॉर्डर पे लेबनान है और सीरिया है नॉर्थ में, और वेस्ट बैंक और जॉर्डन ईस्ट में पड़ता है। जो गाजा पट्टी है और इजिप्ट है, मिस्र, वो साउथ वेस्ट में पड़ती है, और जो मेडिटेरियन सी है वो वेस्ट में पड़ता है। ये ज्योग्राफी रही इजराइल की। और इस देश में की जो कोस्ट लाइन है वो लाल समुद्र, रेड सी जो है, वो सदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है। और जो डेड सी है, जो कि डेड सी जो जॉर्डन और इजराइल का भी एक तरीके से बॉर्डर देखते हैं, मैं वहां पे गया हूँ डेड सी पे, वो देखा हुआ है, वहां पे वो ईस्टर्न बॉर्डर पे आता है। तो इजराइल का जो प्रोक्लेम कैपिटल है, जो कि प्रोक्लेम कैपिटल वो जेरूसलम है, और टेल अवीव जो कि देश का जो सबसे, अब अगर इजराइल जमीनी लड़ाई पे आ गया
आपको जैसे अभी मैं आपको ज्योग्राफी समझाई, तो अगर ये जमीनी लड़ाई पे आ गया तो वैसे ही एग्रेसिव मोड में है, जैसे आपने बताया। अब तक हवा में हमले हो रहे थे, हवाई हमले हो रहे थे, अगर जमीनी लड़ाई पे ये ज्योग्राफी देखकर अगर आ गया तो आ चुका घमासान है। युद्ध होने वाला ग्राउंड है। इन्वेजन तो शुरू कर ही दिया गया है, यानी कि हवाई के साथ साथ अब जमीनी स्तर पर भी अंदर घुसता जा रहा है इजराइल। एक के बाद एक टारगेट पर लेते हुए, निशाने लगाते हुए खत्म करता जा रहा है इजराइल हिजबुल्लाह को, उनके तमाम कमांडर्स को। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो ये मैं देख रहा हूं कि अभी ये तो बस एक शुरुआत है एक अंत की। यहां पर बहुत जबरदस्त दो तरफ से हमले होंगे। ईरान, और ईरान ने जो हमला किया, बल्कि इजराइल पे, इजराइल चुप नहीं बैठेगा। इजराइल के पास शक्ति है और वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है, तो इजराइल भी इसका जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर ईरान वापस उल्टी जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इसका अंत क्या है? अंत मैं देख नहीं रहा, अंत कुछ है ही। यहां पर रूस, दूर दराज रूस को गुजारने की कोशिश है। भाई क्या मेरा इजराइल का ये प्रयास, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास डॉक्टर मोहम्मद बिल्कुल भी होगा अमीन अगर साहब, यहाँ क्या से इजराइल का ये प्रयास है कि एक एक करके खत्म करते हुए इजराइल की तरफ से बकायदा हिजबुल्लाह को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए, ताकि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए एट द एंड ऑफ द डे? और इसीलिए क्या ये तमाम एक एक करके जो चीफ मारे जा रहे हैं, इसी दिशा में ये जंग आगे बढ़ती हुई? शिल्पा जी, आपको याद होगा पहले भी मैंने यही कहा था, ये जो हमास की लड़ाई है ये बढ़ती जाएगी, और ये इसकी जो हवाएं हैं और शोले हैं वो ईरान तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो, तीनों के जो गार्जियन हैं वो ईरान है। और ईरान को हर मामले में, चाहे फौज की मदद हो या पैसे की मदद हो या किसी भी तरह सपोर्ट है, उनको वो साइलेंट सपोर्ट दे रहे थे। इस बात को अच्छी तरह यूएस भी जानता है, इस बात को ये जो कंट्रीज हैं वो भी जानते हैं। अभी बात कर रहे थे अली साहब कि उसके बॉर्डर्स की, मैं गया हूँ ये 2004 में, तो मैं गया था यहाँ से जॉर्डन, जॉर्डन से हुसैन ब्रिज होता हुआ मैं गया था फिलिस्तीन और उसके बाद इसराइल। तो ये इसराइल का बॉर्डर पड़ता है जो डेड सी का है। आपको ये समझना होगा कि पिछली बार इस कंट्री ने, जॉर्डन ने सपोर्ट किया था ओपनली इसके अगेंस्ट जाके ईरान के, क्योंकि ईरान जो है वो शिया कंट्री है। जितने इनके ग्रुप हैं, जिनको हम टेररिस्ट भी कहते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप भी हैं, ये सारे जो हैं शिया ग्रुप हैं। तो इसलिए अब ये जो लड़ाई है शिया और सुन्नी में बढ़ गई थी, लेकिन अब की बार जॉर्डन ने खामोशी के साथ कुछ एक्शन नहीं लिया, ना बताया, ना उनकी मिसाइलों पर वार किया, जिसका नतीजा था कि जो वार की मिसाइल गई हैं, जो 150 से लेके 200-250 मिसाइलें फेंकी उन्होंने, ईरान ने, वो सीधे जाके वहाँ गिरी हुई। और आयरन डोम की वजह से वहाँ कुछ सेफ नहीं, कुछ एक्शन हुआ, मुझे नहीं पता है स्थिति लोकल लेवल पे क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर इस तरीके से करेंगे, चूंकि उन्होंने क्या किया कि अपनी जो तीनों मिसाइलें थी, चाहे शहाब हो, गदर हो, फतेह हो, तीनों का ही एक साथ इस्तेमाल कर दिया। इनके पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, इन्होंने अभी 200 छोड़ी हैं, 250। तो उसका क्या हुआ कि इनका जो है जो गाजा और इधर से होते हुए, फिलिस्तीन से होते हुए, मैंने पहले भी कहा था कि ये इंटर करेंगे लेबनान में। लेबनान में जो देखिए, और लेबनान के बाद ये जाएंगे उधर से घुसेंगे। लेबनान पर तो सीरिया है, जो बॉर्डर की बात हो रही थी, सीरिया है, दमस्कस है। तो इस तरह से वहां पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आफ्टर ऑल क्या है, यमन के बाद अगर पड़ता है सीधा तो पड़ता है ईरान। तो ईरान पे ही सीधे हमले की बात करेंगे, क्योंकि उसको टारगेट करेंगे, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसके पास उसको इकोनॉमिकली कमजोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उनके पेट्रोल की जो मशीनें हैं, उनकी पेट्रोल की जो रिफाइनरीज हैं, उन पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इकोनॉमिकली उसको तोड़ा जा सके। लेकिन अभी देखिए कि अभी जो बात आई है, वो यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है इस बात को कि देखिए अभी वहां पर चूंकि हमला नहीं करना है इसराइल को, चूंकि वहां पर जो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर है, अगर उस पर विस्फोट होता है तो एक बहुत बड़ा विश्व में अशांति फैल जाएगी और उससे काफी परेशानियां होंगी अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज को, और बहुत बवाल मच जाएगा। तो इसलिए खामोशी से कहा है उसने कि अभी नहीं करना है, उसको रोका है। लेकिन इसराइल कहां तक इस बात को मानता है ये देखने वाला होगा, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि ईरान करेगा तो हम उसको करेंगे। अब ये बातें कहाँ रुकेंगी मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, उन्होंने हमेशा यही कहा है, G20 में भी यही बात उठाई थी कि हम देश में शांति चाहते हैं और
देशों में शांति चाहते हैं, देश के साथ में देशों में शांति चाहते हैं और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो ये शांति का चीजें हैं। राग तो हर कोई अलापता नजर आता है, लेकिन युद्ध को भी कोई नहीं रोक पा रहा है। ये भी एक कड़वी हकीकत है, कड़वी सच्चाई है जो हमारे सबके सामने है। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। अली शाह साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए आज शुक्रवार है, ऐसे में इजराइल के फ्राइडे प्लान पर मैं अब आपसे आगे चर्चा को बढ़ाना चाहूंगी, और वो इसलिए क्योंकि देखिए एक तरफ तो हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उसका शव नहीं मिला है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुपुर्दे खाक आज वो किया जाना है, जब शव ही नहीं तो किसे दफनाया जाएगा। और दूसरी तरफ तेहरान के अंदर इजराइल के माफ कीजिएगा ईरान के अली खामनेई का संबोधन आज होना है, इसलिए भी निगाहें टिकी हुई है। क्या उम्मीद लगाई जाए? जी आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल करा है। देखिए, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज जुम्मा है, तो आज लोग नमाजें पढ़ेंगे और मत जनाजा भी वहाँ पे पढ़ी जाएगी। तो उनका शव मिला नहीं है। इसी बात पे तो आपत्ति थी कि शुरुआत में कि भाई वो हसन नसरुल्लाह मारे गए नहीं, मारे गए नहीं, ये आपत्ति थी बीच में। अब जब शव ही नहीं मिला, आपने बोला, तो कहाँ पे वो, किसके लिए वो नमाज जनाजा पढ़ेंगे और ये होगा। Exactly. ये एक पेचीदा सवाल है। अली साहब, नमाज जनाजा गायबाना भी पढ़ी मैं ये देख रहा हूँ जाती है। कि इजराइल जो है अपनी ताकत गायबाना बढ़ा रहा है। गायबाना भी देखिए, पढ़ी जो जाती बात सिंपल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हाँ। और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ईरान काफी टाइम से की धमकी दे रहा था इजराइल को कि हम हमला करेंगे। उनके सुप्रीमो अयातुल्लाह खमीनी ने भी बोला हम हमला करेंगे। लेकिन जो उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पेशकिन, उन्होंने कहा कि अगर हमला करती है ईरान तो ईरान को भी इसमें नुकसान होएगा। तो इस पे काफी टाइम तक कटेल हुआ ये हमला। लेकिन अब जाकर ईरान ने जो हमला कर दिया, उन्होंने 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो कि अमेरिका की वजह से और उनके आयरन डोम सिस्टम की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरसेप्ट हुए। ज्यादा कुछ वहां पे नुकसान हुआ। अब बात ऐसी है कि तो इस पर एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है लिशा साहब कि फिर सीधे सीधे ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है इजराइल? क्या अमेरिका ने रोका हुआ है? नहीं, देखिए, इनका ना दरअसल कोई एक बॉर्डर मिलता नहीं है ईरान से। हाँ। अगर हवाई हमले में जाएंगे ये, बिल्कुल। अगर एक मिसाइल छोड़ते हैं तो आप रफली मिसाइल को लगाएंगे 12 मिनट लगा लिए रफली। 12 मिनट जाएगा इजराइल से ईरान या ईरान से इजराइल, अगर कोई हवाई हमला होता है। अच्छा। तो इस तरीके। और सीरिया और सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्लियरली कह दिया था पहले भी कि इनकी जो एयर स्पेस होएगी उसको ईरान इस्तेमाल नहीं करेगी इजराइल के हमले पे हमला करने के लिए, अगर ईरान का प्रोग्राम है ऐसा हमला करने का। अब आपको एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह है कि अगर हम समझें कि पूरा इतिहास निकालें इजराइल का, तो वो एक पैलेस्टीन रीजन से एक सिनोनिम है। इजराइल पैलेस्टीन साथ में आते हैं। वो होली लैंड गया था, और कनान जो एक सिविलाइजेशन थी, वो फॉलो हुई किंगडम ऑफ इजराइल और जूडा की। फिर वो सिचुएशन उसकी वहां पे जो इलाका है वो कॉन्टिनेंटल क्रॉसरोड पे आया, यानी कि आपत्ति थी ये जमीन किसकी है। अब फिर जो रीजन है वो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए उसमें जो रूल हुआ वो वेरियस एम्पायर, जैसे कि रोमन एम्पायर हुआ, ऑटोमन एम्पायर हुआ, यूरोपियन एंटी सेमिटिज्म हुआ, वो लेट 19th सेंचुरी में गैल्वनाइज हुआ ज़ियोनिज्म में। और फिर जो जूइश होमलैंड है और पैलेस्टीन, वो गेन किया ब्रिटिश सपोर्ट। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया वो इलाका और मैंडेटरी पैलेस्टीन एस्टैब्लिश किया 1920 में। उसके बाद इंक्रीज हुआ जूइश इमिग्रेशन, वहां पर इंकरेजमेंट मिली कि यहूदी और आए वहां पे बसे। उसके बाद फिर वो लीडर, एक हॉलोकॉस्ट हुआ, सब जानते हैं। हिटलर ने नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या क्या बहुत बुरा सलूक किया था उनके साथ। उनके वो गैस चेंबर में मार के डाल के उनको बहुत तपा के गैस चेंबर में कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया था। मगर आप सोचिए, एक छोटा सा मुल्क, एक छोटी सी आबादी के साथ खाक से उठा, तकनीक में, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया कि हमने खुद देखा 17 सितंबर को, हालांकि कोई सबूत है नहीं, ना इजराइल ने कबूल किया है, वो कबूल करेगा भी नहीं क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ होगा वो, लेकिन शक तो है। और इतना ज्यादा तकनीकी में आगे बढ़ गया कि आज की तारीख में कोई जवाब ही नहीं है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि वो ईरान पे अपने चॉइस, अपने टाइम पे, अपने तरीके से
हमला करेंगे। क्या इसीलिए इजराइल डरा हुआ है हमला करने से? मोहम्मद अमीन साहब, आपका आंकलन इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, जब 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से, तो माना जा रहा था कि अब तो भाई ईरान भी नहीं बचेगा, ईरान ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। और नेतन्याहू ने खुद ये चिताया भी था कि बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा, तैयार रहना ईरान। लेकिन अभी भी अगर सीधे तौर पर मैदान में उतरकर ईरान के खिलाफ जंग नहीं खोला गया है इजराइल की तरफ से, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? यूनाइटेड जनरल असेंबली में भी एड्रेस करते हुए उन्होंने यही कहा था कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, इसलिए हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए, बहुत मजबूती स्थिति में है इजराइल, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट कर रहा है उसका शेर, यानी वो अगर बिल्ली है तो उसके पीछे शेर का हाथ है, उसका नाम है यूएस। तो यूएस ने जो है अफगानिस्तान के टाइम ही अपने बेस बना लिए थे, चाहे वो कतर के अंदर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सऊदी अरब में है, इराक में है, इजराइल में है, यूएई में और कुवैत में है। आप ये देखिए कि उस वक्त हमारे कंट्री से भी पेशकश की गई थी, जब अफगानिस्तान का वार चल रहा था, कि हम रिफ्यूलिंग के लिए कोई जगह चाहते हैं इंडिया में। इंडिया ने इस वक्त रिफ्यूज कर दिया था गवर्नमेंट ने कि हम आपको कोई रिफ्यूलिंग नहीं देंगे, पार्किंग नहीं देंगे। क्या है कि सारे गल्फ कंट्रीज को ये डरा के यूएस ने बना के रखा है कि देखिए, हम अगर आपके सपोर्ट में हैं तो हम इतनी दूर से नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे एयर बेस दे दीजिए। तो इनके सब जगह एयर बेस बने हुए हैं, और एकदम से जब देखिए कि ईरान के ऊपर बात आएगी तो रिटेलिएट करेंगे एकदम से और सारे ही छोड़ेंगे। और चूंकि अभी एक शिप भी वेट कर रहा है, नेवी का शिप, उसके ऊपर से भी बैलिस्टिक मिसाइल और जो भी उनके पास हथियार हैं उससे कोशिश करेंगे ईरान पे हमला करने की। ठीक है। और ईरान समझ गया इस बात को। देखिए, अभी G7 में जो बात हुई उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वेस्टर्न अलायंस के जो कंट्रीज हैं उनमें चाहे यूएस है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, जो इनकी अभी मीटिंग हुई थी G7 की, उसमें अभी कोई ज्यादा खुल के बात सामने नहीं आई है। लेकिन ईरान ने जो हमले किए वो टारगेटेड किए, चाहे वो मोसाद के हेडक्वार्टर्स हो, चाहे उनके एयर बेसिस हो, इस पर किया उन्होंने। और ऐसे में एक और अहम पहलू इस जंग से जुड़ा हुआ जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई है, वो ये हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को सीक्रेट बंकर में छिपा दिया गया था, और अब नसरल्लाह की मौत के बाद वो पहली बार सामने आएंगे, संबोधन देंगे, तो क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये आज फ्राइडे का दिन है और ये जो दूसरी मौत हुई है इनके लीडर की, हमास के, तो उसमें ये होगा। देखिए, जहां तक इनका लोगों का सवाल है, इनके लिए कोई मौत कोई बड़ी बात नहीं है। इनके जो स्टैंड बाई हैं लीडर्स, वो तैयार रहते हैं और उनसे ज्यादा खूंखार होते हैं। ऐसा नहीं कि खूंखार था तो चला गया तो उससे काम खत्म हो गया। ये स्टैंड बाई अपना अरेंजमेंट रखते हैं कि अगर वो एक मारा जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, जैसे बल्लेबाजी के लिए करते हैं, पैड करके बांध करके बैठे रहते हैं। तो इन्होंने जो है कफन सर पे बांधा हुआ है। ये लोग लड़ाके ऐसे हैं, शहीद होने के लिए ही आ रहे हैं, तो इसलिए है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज जो एड्रेस करेंगे ईरान के प्रेसिडेंट, तो अब देखना होगा कि खुमैनी साहब क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी गए थे यूएन जनरल असेंबली में, मिल के आए हैं, वहाँ बात करके आए, लोगों से बातचीत की है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज जो होगा, आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन। लेकिन ऐसा एक चीज और मैं बता दूं, अगर उनको डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है या कंफर्मेशन नहीं है, अगर ये तय हो जाता है कि वो मारे गए, उनके जो दूसरे लीडर हैं, अभी देखिए ये वार है, इसमें झूठ भी कहा जाता है, सच भी कहा जाता है, ये तो क्लियर कट होगा जब तक कि ईरान एक्सेप्ट ना करे। क्या प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, अगर शव मिला नहीं तो क्या प्रतीकात्मक तौर पर सुपुर्दे खाक के किया जा सकता है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि शिल्पा जी की ये सुपुर्दे खाक नहीं करेंगे, बल्कि गायबाना नमाज होती है। यानी जो नहीं मिली बॉडी, उसके लिए नमाज पढ़ा जाता है, उसके लिए दुआ की जाती है, दैट्स ऑल। तो अभी उनको यही नहीं पता है कि उनको मारे गए या नहीं मारे गए, ये तो बात अब तय होगी आज फ्राइडे के दिन। हाँ, अगर वो मारे गए, उनकी बॉडी मिल गई है, तो नमाज जनाजा भी होगा, उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफनाया भी जाएगा। जी। और उसके आगे फिर क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अली साहब? जी देखिए, क्योंकि शव मिला नहीं है तो अभी तनाव तो होंगे इसमें है। आपको हल्का समय इतिहास में ले आता हूँ। फिर 1920 में जो इंक्रीज जूइश इमिग्रेशन हुआ, फिर होलोकॉस्ट भी बाद में हुआ, तो उसे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के तहत वहां पर एक इंटर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहां पर जूस और अरब में
एक एस्केलेट हुआ एक सिविल वॉर 1947 में, जब यूएन ने प्रपोज किया कि पार्टीशन कर देते हैं दोनों जगह के, भैया अरब के लिए भी और यहूदी के लिए भी। फिर एक जो स्टेट ऑफ इजराइल वो डिक्लेयर हुआ 14 मई 1948 में। तब जो आर्मी थी दोनों राष्ट्रों की वो बॉर्डर पे आ गई और वहां से इन्वेड किया। फिर फॉर्मर मैंडेट को वहां पे वो नाम उन्होंने मानने से ना कबूल कर दिया। फिर पहला अरब इजरायली वॉर हुआ। फिर उसके बाद फिर आर्म्ड एग्रीमेंट्स हुए बहुत सारे। तो उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजरायली कंट्रोल हुआ। 77% जो फॉर्मर मैंडेट टेरिटरी की थी वो वहां पे हुई। फिर जो मेजॉरिटी जो पैलेस्टीन और ये अरब्स थे वो या तो एक्सपेल कर दिए गए या तो वहां से भाग गए, वो वहां से निकल गए। वहां वो उसको नकबा बोलते हैं। जब वहां के अरब वहां के वो ये तो एक्सपेल हुए थे तो मतलब उन्होंने वो मुल्क खाली कर दिया था। फिर जो बाकी जो बचे थे वो वहां के स्टेट के नए माइनॉरिटी कहलाए गए। उसके बाद फिर डिकेड्स के बाद इजराइल की पॉपुलेशन जो है वो और बढ़ती गई और फिर जो कंट्री ने जो एक इन्फ्लक्स जूस का देखा जो इमिग्रेट हुए और एक्सपेल हुआ मुस्लिम वर्ल्ड, उसके फिर 1967 में एक 6 दिन का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद फिर जिसे वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, इजिप्ट, सिनेल पेनिनसुला, सीरियन गोलन हाइट्स पे उस पे कब्जा हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर इजराइल ने इस्टेब्लिश किया एक सेटलमेंट इलीगली ऑक्यूपाइड कुछ टेरिटरीज को इजराइल ने भी वहां पर सेटल हुए जो कि कॉन्ट्ररी थे इंटरनेशनल लॉ के तहत। और फिर इफेक्टिवली एनेक्स किया ईस्ट जेरूसलम को और गोलन हाइट्स को। फिर वो आगे गए और फिर जो देखिए इनके अपने अपने एजेंडास थे जो आपस में क्लैश हुए और इस तरह से लगातार जो तनाव की जो टकराव की स्थिति थी वो आगे बढ़ती चली गई। ऐसे में अगला अहम सवाल ये हो जाता है शाह साहब कि देखिए नसरुल्लाह के मौत खात्मे के बाद उसके बाद अगला जो चीफ आया उसे भी खत्म कर दिया गया। अब अगला चीफ कौन होगा, अगला नंबर कौन होगा? हाशिम मारा गया, नसरुल्लाह मारा गया, अब अगला नंबर किसका? इजराइल भी जानना चाह रहा होगा भाई हमें अगला टारगेट किसे बनाना है। जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब कैसे किधर मालूम नहीं, लेकिन इतिहास दोहराता है। अब 1982 में जब हसन नसरुल्लाह ने जब हिजबुल्लाह ज्वाइन की थी और जब एक पॉलिटिकल विंग थी ये लेबनान की, फिर उसके बाद फिर तकरीबन 10 साल 1992 में जब उनके चीफ को भी एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मारा था, तब हसन नसरुल्लाह यहाँ के चीफ बने थे। अब वही खात्मा हुआ, एयर स्ट्राइक में ही इजराइल ने इनका खात्मा करा और इनकी लीडरशिप को खत्म करने का इजराइल का एजेंडा है। इजराइल का स्पेसिफिक टारगेट्स चुन के चूज कर रहा है। और देखिए पीस ट्रीटीज कई सारी हुई हैं, जैसे कि मिस्र में हुई थी, फिर रिटर्न, फिर सिनेल में हुई 1982 में, फिर जॉर्डन में 2020 में हुई, फिर वह नॉर्मलाइजेशन रियलाइजेशन हुआ अरब कंट्रियों का। लेकिन जो जैसे कि जो एफर्ट्स हुए, पीस एफर्ट्स इजरायली फलस्तीन को, ओस्लो अकॉर्ड साइन हुए, फिर कई सारे युद्ध भी लड़े गए। लेकिन चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब आपसे भी फाइनल कमेंट चाहूंगी। नसरुल्लाह, उसके बाद सैफुद्दीन, अब अगला नंबर कौन? देखिए ये तो उन लोगों को तय करना है, उनकी लाइन में लगे होंगे किसको बनाना है। ये ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं एक की डेथ होने के बाद कि तो दूसरा। लेकिन ये प्रोसेस सर कब तक चलेगा? नया चीफ आता रहेगा, उसका खात्मा होता रहेगा, फिर नया चीफ आएगा, फिर उसका खात्मा इजराइल करेगा। ऐसे में ये क्या कहीं जाकर खत्म होता हुआ नजर आएगा? देखिए इसके लिए टेबल पे बैठ के ही बात होगी। इसके लिए जो अब अमेरिका ने पहल शुरू कर दी है कि कहा है इस बात को कि वहां पर हमले न किए जाएं ईरान में, और ये बात होगी। और इसमें मुझे लगता है कि अपना जो कंट्री है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए अभी यूक्रेन और रशिया के बारे में बात हुई थी, तो मैं समझता है इस लड़ाई के बारे में युद्ध के बीच टेबल पर बैठकर बात करने की आपने जो एक सलाह दी है, ये होता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा, कब तक आएगा, सभी की नजर बनी हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली शाह साहब, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश पर फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।